everyone. You all are most welcome in video class of Best Brain Biology. I am संजय द्विवेदी. आज मैं आपको प्लांट फिजियोलॉजी के इंट्रोडक्शन दूंगा. प्लांट फिजियोलॉजी. वैसे प्लांट फिजियोलॉजी टर्म जिस आदमी ने दिया, जिनको इनका हम लोग फादर कहते हैं, उनका नाम है स्टीफन हेल्स. स्टीफन हेल्स is regarded as father of plant physiology. इसमें दो टर्म हैं, प्लांट और फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी क्या है इसके बारे में बताते पहले. फिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस. फिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ स्टडी ऑफ लाइफ related processes occurring in living cells. फिजियोलॉजी लाइफ रिलेटेड प्रोसेस है जो कि होती है लिविंग सेल्स में. इस फिजियोलॉजी को ही, फिजियोलॉजी में चलने वाली प्रोसेस को ही, इस प्रोसेस को ही हम लोग साइंस की भाषा में मेटाबॉलिज्म कहते हैं. यानी मेटाबॉलिज्म इज लाइफ रिलेटेड प्रोसेस. जो लाइफ रिलेटेड प्रोसेस होगी वह नॉन लिविंग या डेड सेल में नहीं चलने वाली. वो जब भी चलेगी तो लिविंग सेल में चलेगी. इसका मतलब लाइफ रिलेटेड प्रोसेस जो भी होंगी वो सब लिविंग होने की पहचान होंगी, और उनको साइंस के टर्म में, सिंगल वर्ड में लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं. इसका अर्थ ये भी हुआ कि मेटाबॉलिज्म की पढ़ाई बायोलॉजी की जिस ब्रांच में की जाती है उसका नाम फिजियोलॉजी है. और जिस सेल में यह मेटाबॉलिज्म पढ़ा जाए, यदि वह विथ सेल वॉल है यानी प्लांट सेल है, तो उस फिजियोलॉजी का नाम प्लांट फिजियोलॉजी है, जिसके फादर का नाम स्टीफन हेल्स है. बहुत इजी हो गया. फिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद स्टडी ऑफ लाइफ रिलेटेड प्रोसेसेस occurring in living cells. These life related processes are called metabolism. If physiological study is done in a plant cell, then it is called plant physiology. If it is done in animal cell, then it is called animal physiology. If it is done in human cell or in human, then it is called human physiology. अभी हम बात plant physiology कह रहे हैं, and Stephen Hales is regarded as father of plant physiology. हम थोड़ा मेटाबॉलिज्म के बारे में बताते हैं, जो कि लाइफ रिलेटेड प्रोसेस है. जितने भी लाइफ रिलेटेड प्रोसेस हैं यानी मेटाबॉलिज्म हैं, उनको हम तीन कैटेगरी में बांटते हैं. एक कैटेगरी का नाम एनाबॉलिज्म, दूसरी कैटेगरी का नाम कैटाबॉलिज्म है, और ऐसी भी प्रोसेस है जो कंप्लीटली ना एनाबॉलिज्म है ना कैटाबॉलिज्म है, वह दोनों को शेयर करती है एक साथ, और उसका नाम एम्फीबॉलिज्म. थोड़ा और आएगा, इसको हम और सिंप्लीफाई करके आपको समझा दें. जिंदगी की जितनी भी क्रियाएं हैं, चाहे वो प्लांट की हो, चाहे एनिमल की हो, चाहे एक सेल वाले की हो, चाहे बहुत सेल वाले की हो, प्रोकैरियोट की हो, यूकैरियोट की हो, चाहे जिसकी हो, उनमें से सारी क्रियाओं को बंटवारा करें, ग्रुपिंग करें, इन्हीं तीन ग्रुप में आएंगे.
आइदर दे आर एनाबॉलिक, आर एम्फीबॉलिक, आर कैटाबॉलिक। इन केस ऑफ एनाबॉलिज्म, a smaller compounds combine to form much larger compound। हम आपको बहुत ही साधारण भाषा में समझा रहे हैं। एनाबॉलिज्म के दौरान छोटे छोटे कंपाउंड आपस में जुड़कर बड़े कंपाउंड बना देते हैं, स्मॉल से लार्ज कंपाउंड। हम कंपाउंड से भी छोटे लेवल पे आते हैं, एटम के लेवल पे आते हैं। कोई एटम छोटा है और कोई एटम बड़ा हो गया तो क्या होगा, उसके आउटर सबसेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, उसका साइज बड़ा हो जाएगा। यदि उसके आउटर सबसेल से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, उसका साइज छोटा हो जाएगा। यानी जब वो छोटा था तो आउटर सबसेल में इलेक्ट्रॉन कम थे, जब इलेक्ट्रॉन ऐड किए गए तो वो बढ़ गया, बड़ा हो गया। और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। और यदि लिविंग सेल में हो तो उसको हम बायोलॉजिकल रिडक्शन कहते हैं। यानी इन केस ऑफ एनाबॉलिज्म देयर इज बायोलॉजिकल रिडक्शन। एज ए रिजल्ट ऑफ बायोलॉजिकल रिडक्शन, a small compound becomes large, comparatively large। और इसका एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में एक छोटा कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड बड़े कंपाउंड ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। किसके द्वारा? बायोलॉजिकल रिडक्शन के द्वारा। इसलिए वो किसका एग्जाम्पल हुआ? एनाबॉलिज्म का। अब ठीक इसका अपोजिट देखते हैं, जिसका नाम कैटाबॉलिज्म। इन केस ऑफ कैटाबॉलिज्म, ए लार्ज कंपाउंड इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर कंपाउंड। हम फिर से वही प्रोसेस लेंगे समझाने का। सपोज करें एक एटम है जिसका साइज बड़ा है, उसकी आउटर सबसेल से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो उसका साइज छोटा हो जाए। इलेक्ट्रॉन का निकलना किसी एटम से, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इज ऑक्सीडेशन। और यदि वह ऑक्सीडेशन लिविंग सेल में हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। यानी ड्यूरिंग कैटाबॉलिज्म देयर इज बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। एज ए रिजल्ट ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, लार्ज कंपाउंड बिकम्स स्मॉलर। example is रेस्पिरेशन। बहुत इजी हो गया। जिंदगी की जितनी भी क्रियाएं हैं, चाहे जिस किसी भी लिविंग बीइंग में चल रही हैं, उनकी कैटेगरी 3 है। एक को हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। एनाबॉलिज्म में स्मॉलर कंपाउंड लार्जर कंपाउंड में कन्वर्ट होता है ड्यू टू बायोलॉजिकल रिडक्शन। एग्जाम्पल इज फोटोसिंथेसिस, वेयर CO2 gas is reduced into glucose, which is larger than carbon dioxide. The second type of metabolism or life-related process is catabolism, where large compound is broken down into smaller compound due to biological oxidation. Example, respiration, where a large glucose molecule is biologically oxidized into carbon dioxide. कुछ हमने बताया कि जीवन की ऐसी भी क्रिया है जिनमें एनाबॉलिज्म भी चलती है या कैटाबॉलिज्म भी चलती है, दोनों का एक साथ संगठन रहता है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एम्फीबॉलिज्म। इट्स एग्जांपल इज क्रेब्स साइकिल ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। इन बातों को सदैव याद रखे रहेंगे। जब कभी भी हमको फिजियोलॉजी पढ़ना होगा, इन्हीं किसी कैटेगरी में से हम पढ़ेंगे। अब एक और बात, प्लांट फिजियोलॉजी में प्लांट में चलने वाली लाइफ रिलेटेड प्रोसेस पढ़नी है। और ये लाइफ रिलेटेड प्रोसेस हम लोग 5 ग्रुप में पढ़ते हैं, 5 हेडिंग्स में पढ़ते हैं। हम उन हेडिंग्स या चैप्टर्स के नाम बताएंगे जो प्लांट फिजियोलॉजी के नाम पे पढ़ाया जाएगा आपको, और जो हम लोग पढ़ेंगे भी। उनमें से पहला था फोटोसिंथेसिस। इससे संबंधित 7 वीडियो लेक्चर छोटे बड़े अपलोड किए जा चुके हैं यूट्यूब पे, बेस्ट इन बायोलॉजी नाम के टाइटल से। जो दूसरा है
इट इज रेस्पिरेशन। हम लोग एनाबॉलिज्म का एक उदाहरण फोटोसिंथेसिस पढ़ चुके हैं, दूसरे को बोलते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन तीसरे का नाम है ग्रोथ, ग्रोथ इन प्लांट्स। चौथे का नाम है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। और लास्ट है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ये 5 चैप्टर हैं, 5 यूनिट, एक यूनिट प्लांट फिजियोलॉजी के 5 चैप्टर हैं जिनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। इसमें जैसा कि हमने बताया, एक के बारे में कंप्लीट वीडियो अपलोड हो चुका है, उसको जरूर आप पढ़ लें, जरूर देख लें, उससे नोट्स बना लें, उसको रिवाइज करते रहें, आपके एग्जाम में बहुत फायदा करेगा। यदि उसको पढ़ने, समझने या उससे पढ़कर क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम लिखें, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। अगला बचता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसका महत्व ऐसे समझिए, ये सारा कुछ जीवन से संबंधित क्रिया है। क्रिया है मतलब फंक्शन। किसी भी फंक्शन को होने के लिए देयर इज नीड ऑफ एनर्जी। बिना एनर्जी का कोई कार्य नहीं हो सकता। ये फंक्शन सब लिविंग सेल में चल रही है, यानी यह एनर्जी भी लिविंग सेल में चाहिए, और यह एनर्जी जिस प्रोसेस से प्रोवाइड की जाती है दैट इज रेस्पिरेशन। यानी रेस्पिरेशन न चले तो सेल को एनर्जी नहीं मिलेगी, सेल को एनर्जी नहीं मिलेगी तो सेल कोई फंक्शन नहीं करेगी, यानी कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होगी। मेटाबॉलिज्म लाइफ रिलेटेड प्रोसेस है, लिविंग बीइंग होने की पहचान है, यानी रेस्पिरेशन नहीं तो लाइफ नहीं। ऐसा कोई भी कार्यक्रम जिसके न होने से लाइफ ही ना हो और जिसके होने से लाइफ हो, उसको हम वाइटल प्रोसेस कहते हैं। हिंदी में इसको हम बोले तो जैविक क्रिया कहते हैं। जैविक का मतलब हुआ जीवन से संबंधित, रिलेटेड टू लाइफ। वह क्रिया जिसका संबंध जीवन से हो उसको जैविक क्रिया। उदाहरण है रेस्पिरेशन। विदाउट रेस्पिरेशन ए सेल कैन नॉट get energy for any metabolic activity. It is the respiration which provide energy for all other metabolic activities. और यह एनर्जी किससे प्राप्त करती है रेस्पिरेशन? कहां, कौन है जो रेस्पिरेशन में एनर्जी प्राप्त कराएगा? बाई ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, बाई ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। फूड ऑक्सीडाइज होके थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एनर्जी प्रोवाइड करता है। फूड कहां से आया था? थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसीलिए फोटोसिंथेसिस के बारे में पहले पढ़ाया गया था। अब उस फोटोसिंथेसिस से बने हुए ग्लूकोज से एनर्जी बनाने का ढंग सेकंड स्टेप में पढ़ाया जा रहा है। इससे आपको रेस्पिरेशन का महत्व समझ में आ गया होगा। अब हम रेस्पिरेशन को डिफाइन करने के बारे में बताएंगे। इस रेस्पिरेशन चैप्टर को ही कुछ लोग सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज रेस्पिरेशन इज ए वाइटल प्रोसेस। वाइटल प्रोसेस, यह एक जीवन से संबंधित क्रिया है। बिकॉज कैसे? बिकॉज इट अकर्स इन ऑल लिविंग सेल्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सभी जीवों की, सभी जीवित कोशिकाओं में ये प्रोसेस होती है। यानी कोई 1000 सेल का भी ऑर्गेनिज्म है तो उसकी जितनी भी सेल लिविंग होंगी सबको करना पड़ेगा रेस्पिरेशन। बगैर रेस्पिरेशन कोई लिविंग नहीं हो सकता। इस बात को ध्यान में रखें। ऐसा माना जाता है कि एक साइंटिस्ट जिनका नाम ड्यूट्रोचैट है, उन्होंने यह टर्म रेस्पिरेशन दिया था। रेस्पिरेशन को हम डिफाइन करते हैं। रेस्पिरेशन कैन बी डिफाइंड एज biological oxidation of respiratory food as carbohydrate, fats, proteins or organic acids to produce
metabolic energy in the form of ATP. फिर से हम दोहरा रहे हैं. Respiration is a vital process which occurs in all living cells of all living organisms. It can be defined as a biological oxidation of respiratory fluid. Respiratory fluid is always organic. It may be carbohydrate, fats, proteins और ऑर्गेनिक. यदि किसी सेल को ये चारों चीजें उपलब्ध हों तो यही क्रम है उनको ऑक्सीडाइज होने का. पहले कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडाइज होगा, जब वो नहीं अवेलेबल होगा तो फैट ऑक्सीडाइज होगा, जब फैट और कार्बोहाइड्रेट दोनों अवेलेबल नहीं होंगे प्रोटीन ऑक्सीडाइज होगा एंड फाइनली ऑर्गेनिक एसिड्स ऑक्सीडाइज होंगे. ये ऑक्सीडाइज होके प्रोड्यूस करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा? मेटाबॉलिक एनर्जी. किस फॉर्म में? एटीपी. यहाँ एक टर्म आ गया बेटा, मेटाबॉलिक एनर्जी. हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़े. फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन के दौरान लाइट से एटीपी बनती थी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोफॉस्फोरिलेशन. फोटोफॉस्फोरिलेशन में एटीपी बनती थी, लाइट से बनती थी. और इस एटीपी को हम वहां पर मेटाबॉलिक एनर्जी नहीं बोलते, वहां पे इसको हम केमिकल एनर्जी बोलते हैं. केमिकल एनर्जी. बहुत ध्यान से सुनिएगा. यही एटीपी जो लाइट रिएक्शन में बनी है केमिकल एनर्जी कहलाती है. हम कहते हैं कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. लेकिन वही एटीपी जो रेस्पिरेशन में बन रही है उसके लिए हमारे पास टर्म है मेटाबॉलिक एनर्जी. ऐसा क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस में बनने वाली एटीपी किसी अन्य जीवन से संबंधित क्रिया के लिए उपलब्ध नहीं है. वह उसी क्रिया के लिए उपलब्ध है जिसमें वह बनी है. जबकि रेस्पिरेशन में बनी हुई एटीपी अन्य सभी जीवन की क्रियाओं के लिए उपलब्ध होती है. इसका मतलब मेटाबॉलिज्म के लिए उपलब्ध होती है. और इस वजह से द एटीपी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज रिगार्डेड एज मेटाबॉलिक, while the ATP produced during photosynthesis is called chemical energy. ये ध्यान रखना है कब एटीपी को हमें केमिकल एनर्जी बोलनी है और कब एटीपी को मेटाबॉलिक एनर्जी. लाइट रिएक्शन में बनने वाली एटीपी केमिकल एनर्जी है, रेस्पिरेशन में बनने वाला हर एटीपी मेटाबॉलिक एनर्जी है, क्योंकि वो अन्य दूसरी जीवन से संबंधित क्रियाओं के काम आता है. आगे की बात. रेस्पिरेशन में यदि हम एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ले लें, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इफ कंसीडर्ड इन रेस्पिरेशन, तो उसको भी हम एक फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यानी रेस्पिरेशन ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग फॉर्मूला. फॉर्मूला इज C6H12O6 plus 6O2 ड्यूरिंग respiration, 6CO2 plus 6O2 plus 686 kilocalorie एनर्जी. ये रिएक्शन है. इस रिएक्शन को देख के हम रेस्पिरेशन के कुछ कैरेक्टर तय कर सकते हैं. एक एक करके हम बताते हैं. रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स first biological oxidation of glucose into CO2. Second, there is respiration which does not रिक्वायर ऑक्सीजन. ऐसा भी रेस्पिरेशन है जिसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं, एंड दैट इज एनारोबिक. तीसरी बात, ब्रीदिंग एक टर्म है, उसको भी समझ लेना है. ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू स्पेशल रेस्पिरेटरी organs like lungs, book lungs,
गिल्स एक्सेट्रा। अब ध्यान देना है, प्लांट में भी गैस का एक्सचेंज होता है स्टोमेटा से, लेकिन स्टोमेटा कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है। स्टोमेटा 2 सेल है जिनका नाम गार्ड सेल है। यानी प्लांट्स में नहीं होती ब्रीदिंग। देयर इज नो ब्रीदिंग इन केस ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स डू नॉट ब्रीथ। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन। यानी वह कोई एनिमल जिसका बॉडी लेवल, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन लेवल का होगा और उसमें रेस्पिरेटरी एक्सचेंज के लिए ऑर्गन हो, तभी वह ब्रीदिंग कर सकता है। हर एनिमल भी ब्रीदिंग नहीं करता। गैस का एक्सचेंज तो कोई कर सकता है, लेकिन ब्रीदिंग ऑर्गन से करने पे हम उसको ब्रीदिंग कहते हैं। तीसरी बात, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एनर्जी इज रिलीज्ड। ढेर सारी एनर्जी का रिलीज होता है, बट द रिलीज ऑफ एनर्जी इन रेस्पिरेशन इज अंडर कंट्रोल ऑफ एंजाइम। इट अकर्स बिट बाय बिट। टुकड़े टुकड़े में होती है, थोड़ा थोड़ा करके होती है। वायरसेस डू नॉट ब्रीथ। वायरसेस डू नॉट रेस्पायर। प्लांट्स ब्रीदिंग नहीं करते, वायरस ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों नहीं करते। दैट्स व्हाई दे आर कंसीडर्ड एज नॉन लिविंग। ब्रीदिंग न करने की वजह से, रेस्पिरेशन न करने की वजह से वायरस को नॉन लिविंग माना जाता है। इसके आगे हम आपको एक अलग पॉइंट के बारे में बताएंगे जिसका नाम है आरक्यू, रेस्पिरेटरी कोसेंट। अब आगे का पॉइंट है रेस्पिरेटरी कोसेंट। रेस्पिरेटरी कोसेंट को ही आरक्यू कहते हैं। आरक्यू क्या है? इट इज वॉल्यूम ऑफ CO2 released and volume of O2 absorbed at STP. RQ can be defined as a ratio between volume of CO2 released and volume of O2 absorbed at STP. STP पर कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई और कितना ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हुई रेस्पिरेशन के दौरान, उसके रेशियो को हम लोग आरक्यू कहते हैं। आरक्यू पढ़ते क्यों हैं? आरक्यू को मेजर कैसे करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। द apparatus used for measurement of RQ is Guénon's respirometer. It is Guénon's respirometer, which is used for measurement of RQ. RQ को पढ़ने से फायदा क्या है? RQ निकल जाने के बाद हमें ये आइडिया लग जाता है कि किस सबस्ट्रेट में कितना RQ वैल्यू है। अब यदि कोई हमको RQ वैल्यू बता दे तो हम किस सबस्ट्रेट से सेल एनर्जी प्रोड्यूस की है वो पता कर लेते हैं, या उल्टा यदि हमें सबस्ट्रेट कोई बता दे तो हम उसका आरक्यू वैल्यू बता देते हैं। यानी आरक्यू वैल्यू गिव्स एन आइडिया अबाउट द टाइप ऑफ सबस्ट्रेट बीइंग यूज्ड इन रेस्पिरेशन। फिर से बोल रहे हैं, आरक्यू वैल्यू गिव्स एन आइडिया about the type of substrate being used in respiration. रेस्पिरेशन में कौन सा सबस्ट्रेट यूज हो रहा है एनर्जी प्रोडक्शन में, उसका आइडिया आरक्यू वैल्यू से लग जाता है। अब हम एक एक करके रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के आरक्यू वैल्यू जानेंगे। पहला नंबर का है द यूनिवर्सल रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। यूनिवर्सल रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज ग्लूकोज। और ग्लूकोज का आरक्यू वैल्यू यदि हम निकालें तो पता चलेगा कि जो वॉल्यूम CO2 का निकला था इट वाज 6 CO2 डिवाइडेड बाय 6 O2, और इस तरह से इसकी वैल्यू 1। ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट का भी आरक्यू वैल्यू 1। आरक्यू वैल्यू फॉर कार्बोहाइड्रेट विच इज ए फूड और ग्लूकोज इज 1। सेकेंड, RQ value for fat
is always less than 1. It is approximately 0.7. फैट के लिए आरक्यू वैल्यू 1 से कम होती है, ये याद रखना है। ये लगभग 0.7 के आसपास होती है। ये निर्भर करता है कि कौन सा फैट है। तीसरा फूड मटेरियल है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के लिए आरक्यू वैल्यू इज अगेन लेस देन 1 एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली 0.92। प्रोटीन के लिए भी आरक्यू वैल्यू का मेजरमेंट करने पर पता चलता है यह 1 से कम है, यानी ग्लूकोज से, कार्बोहाइड्रेट से कम है। यानी प्रोटीन और फैट दोनों की आरक्यू वैल्यू 1 से कम है और एक ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट का है। चौथा जो फूड मटेरियल था जिससे रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है, इट इज ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड के लिए आरक्यू वैल्यू इज ऑलवेज मोर देन 1। आरक्यू वैल्यू इज ऑलवेज मोर देन 1 फॉर ऑर्गेनिक एसिड्स। फॉर एग्जाम्पल, फॉर साइट्रिक एसिड the value of RQ is 1.33. For malic acid RQ value is again 1.33. For oxalic acid its value is 4. ये याद रखना है। RQ value is 4 for oxalic acid. RQ value is 1.33 for malic acid as well as citric acid. कुछ रोचक बातें यहां पे फॉर्मूले पे लिखा है कि RQ वैल्यू में वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज और वॉल्यूम ऑफ O2 एब्जॉर्ब लिया जाता है। O2 का एब्जॉर्प्शन सिर्फ और सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन में होगा। इन केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन द वॉल्यूम ऑफ O2 एब्जॉर्ब इज ऑलवेज 0, जबकि वहां CO2 का रिलीज होगा। इट मीन्स कोई वैल्यू हो और उसको 0 से डिवाइड करें। ऐसी स्थिति में वैल्यू सदैव जब 0 से डिवाइड की जाएगी इनफाइनाइट होगी, और इनफाइनाइट को हम मोर देन 1 मान सकते हैं। यानी इन केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन हो तो आरक्यू की वैल्यू अगेन मोर देन 1 और यह वैल्यू इनफाइनाइट के बराबर है। बिल्कुल याद रखना है। द वैल्यू ऑफ आरक्यू इज ऑलवेज मोर देन 1 फॉर ऑल काइंड्स ऑफ फूड मटेरियल अंडर एनारोबिक रेस्पिरेशन। पूछा जाएगा ग्लूकोज के या कार्बोहाइड्रेट का आरक्यू वैल्यू मोर देन 1 कब होता है? आंसर है एनारोबिक कंडीशन में। प्रोटीन और फैट का भी आरक्यू वैल्यू मोर देन 1 कब हो सकता है? एनारोबिक कंडीशन में। कुछ और बातें, एक प्लांट होता है जिसको हम CAM प्लांट कहते हैं। CAM प्लांट के केस में डे टाइम में स्टोमेटा क्लोज्ड होते हैं। क्लोज्ड होने से CO2 की वैल्यू जो रिलीज होती है वह 0 है, और जो O2 की वैल्यू एब्जॉर्ब होती है वो भी 0 है, क्योंकि देयर विल बी नो गैसेस एक्सचेंज। इन दैट कंडीशन RQ वैल्यू फॉल्स टू 0। याद रखना है। इन केस ऑफ CAM प्लांट stomata are found closed during daytime. That's why there will be no exchange of gases, either CO2 or O2. That's why RQ value falls to 0. At night condition, stomata are open, and in night condition, CAM plants store malic acid, and for malic acid, RQ value is more than 1. More than 1. It is 1.33 or more than 1. यानी एक ऐसा प्लांट मिल गया आपको जिसके दिन के समय अलग आरक्यू वैल्यू होगी और रात के समय अलग आरक्यू वैल्यू। कुछ और बात, फॉर मैच्योरिंग फैटी
सीड्स। जब कोई फैटी सीड्स मैच्योर करता है तो वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को फैट में कन्वर्ट करता है। फैट स्टोर किया जाता है, न कि कंज्यूम। इन दैट कंडीशन फैटी एसिड विल बी कंज्यूम्ड एंड फैटी एसिड इज एन ऑर्गेनिक एसिड। इस वजह से आरक्यू का मान मोर देन 1 होता है। फॉर मैच्योरिंग फैटी सीड्स RQ value is more than 1 because there will be utilization of organic acid. And for germinating fatty seeds, RQ value is less than 1. क्यों? For germinating fatty seed में जो सबस्ट्रेट होगा वो स्टोर्ड फूड होगा, और स्टोर्ड फूड फैट है, और फैट के लिए RQ वैल्यू लेस देन 1 है। That's why for germinating fatty seeds, RQ value is less than 1. For maturing fatty seeds, RQ value is more than 1. इन बातों को याद रखे रहेंगे। फिर से हम दोहरा दे रहे हैं। RQ की वैल्यू कार्बोहाइड्रेट के लिए 1 होती है, प्रोटीन और फैट के लिए लेस देन 1 होती है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में किसी भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के लिए मोर देन 1 होती है। कैम प्लांट में दिन के समय RQ वैल्यू फॉल्स टू 0 हो जाती है, रात के समय मोर देन 1 होती है। मैच्योरिंग फैटी सीड में RQ वैल्यू मोर देन 1 होती है, और जर्मिनेटिंग फैटी सीड में RQ वैल्यू लेस देन 1 होती है। अब आगे एक नया टॉपिक लेते हैं। रेस्पिरेशन जहां होगा उसको सेल का रेस्पिरेटरी एपरेटस कहेंगे। यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया होने के कारण एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। फॉर यूकैरियोटिक सेल, फॉर यूकैरियोट्स, रेस्पिरेटरी apparatus is माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को यूकैरियोटिक सेल का रेस्पिरेटरी apparatus कहते हैं। अब हम ये जानना चाहते हैं कि रेस्पिरेशन का कौन सा स्टेप सेल में या माइटोकॉन्ड्रिया में कहां कहां चलता है। हम एक तरफ स्टेप्स लिखेंगे, एक तरफ उनकी चलने की जगह लिखेंगे। स्टेप है पहला ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के चलने की जगह का नाम साइटोसॉल है। साइटोसॉल कुछ नहीं, इट इज साइटोप्लाज्म माइनस सेल ऑर्गेनेल। दूसरा स्टेप है ट्रांजिशन रिएक्शन। ट्रांजिशन रिएक्शन पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस में चलता है, पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस में चलता है। तीसरा जो स्थान है उसका नाम है, तीसरा जो स्टेप है उसका नाम है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल टेक्स प्लेस इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और चौथा ETS एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ETS एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, इनके चलने की जगह का नाम है F1 पार्टिकल्स। ये याद रखना है। रेस्पिरेशन के कौन से स्टेप कहां कहां चलते हैं सेल में। ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस इन साइटोसॉल, ट्रांजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस, क्रेब्स साइकिल टेक्स प्लेस इन मैट्रिक्स, ETS एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन टेक्स प्लेस इन F1 पार्टिकल्स। कुछ रोचक बातें। About 60 to 70% of cellular enzymes are present in mitochondria. सेल के कुल 60 से 70% एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में ही पाए जाते हैं। In case of prokaryote, there is no mitochondria. In case of prokaryote, respiratory apparatus is mesosome. Mesosome is a comparable structure in prokaryote for mitochondria of eukaryote. क्रेब्स साइकिल मैट्रिक्स में होती है, लेकिन क्रेब्स साइकिल का एक रिएक्शन कन्वर्जन ऑफ सक्सिनिक एसिड इनटू फ्यूमेरिक एसिड मैट्रिक्स में नहीं चलता।
वह इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे चलता है बिकॉज द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ सक्सिनिक एसिड इनटू फ्यूमेरिक एसिड इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज. सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज लाइज ऑन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. यानी सारी प्रोसेस क्रेब्स साइकिल की मैट्रिक्स में चलेगी एक स्टेप को छोड़कर. इस बात को भी याद रखना है. हम आपको अगले वीडियो लेक्चर में टाइप्स ऑफ रिएक्शन और उस टाइप में से एक का मैकेनिज्म भी पढ़ाएंगे. तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच.